मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आपके लास्ट वीडियो में जो आपका स्टार्ट आपने पढ़ा, मैंने आपको जो वीडियो बना के दिया लास्ट वीडियो साइक्लो आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से, तो उसी से आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। आपके आने वाले 5-6 वीडियोज़ में जो पूरे टॉपिक कवर रहेंगे आपके पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, जो आपका 4th यूनिट है, 3rd सेम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 4th यूनिट है उसके बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कि उनको हम पॉलीन्यूक्लियर बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, एंड देन आपके जो सिलेबस में कंपाउंड्स दिए गए हैं जैसे नेप्थलीन, एंथ्रासिन, फेनेंथ्रीन, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। और सबसे पहला कंपाउंड जो आपको पढ़ते हैं आपके सिलेबस में नेप्थलीन, वो चीज़ हमने स्टार्ट की थी। तो नेप्थलीन का आपका कैसे स्ट्रक्चर एलिसिडेट हुआ, कैसे स्ट्रक्चर को, आपका जो स्ट्रक्चर है कैसे उसको डिटरमाइन किया गया कि यही स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है, वो हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। आज हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो से उसकी आपकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके रेजोनेंस मॉडल क्या होते हैं। मतलब अब 2 बेंजीन रिंग को जोड़ के तब आपको जो एलिमेंट ने आपका स्ट्रक्चर दिया कि तो 2 बेंजीन रिंग को जोड़ के तब आपको एक स्ट्रक्चर बनती है। तो बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक है, उसमें कोई डबल बॉन्ड की कैरेक्टर नहीं होती है। आपने पढ़ा होगा डबल बॉन्ड जो कैरेक्टर्स होते हैं आपके, क्या नाम है, जो बॉन्ड होते हैं वो डबल और सिंगल के बीच में होते हैं। तो सेम तो इसके अंदर भी होना चाहिए। तो इसके भी ऑर्बिटल आपके जो बॉन्ड की जो पोजीशन तो वो चेंज हो, पाई बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पाई बॉन्ड बनाने में आपके इन्वॉल्व हैं, उनकी पोजीशंस क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है। तो इसकी भी रेजोनेंस आपके जो नेप्थलीन है ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, और इनकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं, 1, 2, 3। तो इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं वो डिलोकलाइज्ड है, मतलब एक पोजीशन पे आपके फिक्स नहीं। जैसे इसमें देखिए, अगर हम इसकी नंबरिंग, जैसे यहाँ पर मैंने आपको नंबरिंग किया है, इस टाइप का नंबरिंग अगर करेंगे 1, 2, 3, 4, ये 4A है, 5, 6, 7, 8 है। तो इस स्ट्रक्चर में, 1 स्ट्रक्चर में देखिएगा आपका जो डबल बॉन्ड है 2, 3 के बीच में, 4, 4A के बीच में, 5, 6, 7, 8 और 8, 1। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेम चीज़, तो 1, 2, 3, 4A, 5, 6, 7, 8A। यहाँ आगे से 1, 2, 3, 4A, 5, 6, 7, 8 एंड 8A आपका। तो अगर आप बॉन्ड अब कंपेयर करेंगे तो देखिए इस पहले स्ट्रक्चर में आपका कार्बन नंबर 2 और 3, 4A, 5, 6, 7, 8 एंड 1, 8A, इनके बीच में आपका डबल बॉन्ड है। सेकेंड में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। थर्ड में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4A, 5, 7, 8 आपका 6, 7 एंड 8, इनके बीच में। मीन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो पाई बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो पोजीशन क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रहा है। इसलिए इस केस में भी जो हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपका, जैसे बेंजीन के केस में क्या करते हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर। उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी है। इसका जो आपका है नेप्थलीन का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इससे 2 बेंजीन आपका रिंग है और दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट क्या करते हैं, हम डॉटेड से शो करते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती, पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपके मूव करते रहते हैं पूरे कार्बन्स के बीच में आपका। और इससे क्या होती है, जब मूवमेंट होती रहती है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इट इज़ नॉट इजिली अवेलेबल फॉर द रिएक्शंस। तो इसलिए इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, केमिकल रिएक्टिविटी घट जाती है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट है इसकी जो केमिकल आपकी रेजोनेंस एनर्जी, आपको बताया रेजोनेंस एनर्जी होती है, इसकी होती है दैट इज 61 किलो कैलोरी पर मोल आपका होता है। तो ये आपका इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ इसमें जो दिखा है आपका कि जितने भी कार्बन के बीच में जो लेंथ है, ये लेंथ एक बराबर नहीं है, जैसे आपका बेंजीन के केस में होता है। बेंजीन में भी क्या होता है, जितने भी 6 कार्बन के बीच में लेंथ आपका क्या होता है, उसमें क्या होता है, सारे लेंथ एक बराबर थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंजेज है, क्योंकि एक नहीं 2 बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर आपके कुछ आपके बॉन्ड अलग होंगे, कुछ आपके बॉन्ड अलग होते हैं। तो जैसे अभी इसमें देखिए C1 C2 के बीच में, मतलब C1 C2, C3 C4, C5 C6 एंड C7 C8, इनके बीच में जो आपका बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.37 एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये इसमें कंप्लीटली डबल बॉन्ड होती है। देन आपका C2 C3, C4 C4A, आपका C4A C5, C6 C7, C8 C8A, इनकी जो करेक्ट आपकी होती है, आपकी क्या नाम है, जो आपका बॉन्ड लेंथ होता है 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी थोड़ी सी कम है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा आप देखेंगे। तो ये आपका
मतलब डबल बॉन्ड की तरह थोड़ा सा कम रहता है ये आपका, इसलिए रहता है क्योंकि आप देखेंगे जब इन दोनों स्ट्रक्चर को शो करेंगे देखेंगे तो इन दोनों स्ट्रक्चर में C1 C2 C3 C4 ये कंपेयर कीजिए, C1 C2 C3 C4 C5 C5 6 आपका 1 2 3 4 7 8 इस तरीके में क्या आपके डबल बॉन्ड इन 3 स्ट्रक्चर्स में से 2 स्ट्रक्चर में आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। जैसे इन दोनों स्ट्रक्चर में C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4, फिर इसमें देखिए C5 C6 C5 C6 C7 C8 C7 C8, मतलब 3 में से इन चारों के बीच में 2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है। और एक ही से ये डबल बॉन्ड ये जो आपके हैं इन कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है आपके, ऐसा है। तो इसके कारण इसकी डबल थोड़ी सी जो बॉन्ड लेंथ होती है थोड़ी सी कम होती है, इसकी क्या होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये है हाइड्रोजन जो प्रेजेंट रहते हैं C1 आपका C4 C8 C5, इनको हम बोलते हैं अल्फा पोजीशंस। और ये चारों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट एक बराबर होते हैं, इनकी लेंथ इनकी हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ एक बराबर होती है। उसी तरह जो आपके कार्बन होते हैं C2 C3 C6 C7 इनको बोलते हैं बीटा पोजीशंस बोलते हैं। और इनकी जो मतलब C2 3 7 आपका 6 7 ये एक बराबर होते हैं। इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो एक जैसे होती है, इसलिए इनको बोलते हैं बीटा पोजीशंस। तो याद रखिएगा अल्फा हाइड्रोजन पूछ सकते हैं इसमें अल्फा पोजीशन हाइड्रोजन या बीटा पोजीशन कौन से हैं। तो 1 4 ये सेम ये दोनों साइड वाले एक जैसे, ऊपर वाले जो दिन वही है ये दोनों आपका एक जैसे होते हैं। तो यही आपका है रेजोनेंस मॉडल जो है नेप्थलीन का, मीन्स आपकी जो आपका नेप्थलीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या होती है फिक्स नहीं होती, वो क्या करता है सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ऐसे से रिवॉल्व करते रहता है। यही है रेजोनेंस मॉडल आपका ना। अब हम देखेंगे नेप्थलीन की ऑर्बिटल पिक्चर। अभी देखिए हमने आपकी जो इसकी रेजोनेंस मॉडल क्या होती है, मीन्स आपके जो रिंग है, क्या रिंग आपका सिंस एल्मेयर ने प्रपोज किया था कि जैसे बेंजीन का केक्यूल का स्ट्रक्चर वैसे सेम इसका भी स्ट्रक्चर होता है नेप्थलीन का। तो जैसे बेंजीन में आपकी क्या होती है इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करते रहते हैं, तो इसके में सेम इसके में भी आपका ऐसा क्या होता है ये मूव करते हैं। तो इसलिए उसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द बॉन्ड्स आपका। सेम चीज़ ऑर्बिटल मॉडल का मतलब हो गया जो बॉन्ड ये बॉन्ड बना रहे हैं आपके जो रिंग में कार्बन के बीच में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में रहेंगे, कैसे ओवरलैप होंगे, किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये सब जो स्टडी होती है वही होती है आपकी ऑर्बिटल मॉडल। इसमें क्या होता है एक्चुअल में आपको नेप्थलीन आपको जैसे जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन हुआ तो 2 बेंजीन रिंग आपके फ्यूज़ होके ऑर्थो पोजीशन पर फ्यूज़ होके आपके बनाते हैं, क्या नाम है आपका ये बॉन्ड बनाते हैं, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 2 रिंग होते हैं जो 6 मेंबर रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना रहता है 10 रहता है। और ये एक तरह से जो रेगुलर हेक्सागन होता है, फ्यूज हेक्सागन को 2 हेक्सागन को जो फ्यूज कर दो तो उनके तरीके लगता है। तो जो 10 कार्बन हो गए पूरे जो कॉर्नर्स होते हैं हेक्सागन के, उन कॉर्नर्स पर ये 10 कार्बन आपके प्रेजेंट रहते हैं। अब कार्बन है तो कार्बन की जो आपकी एटॉमिक नंबर 6 होती है, तो 1s2 ये तो आपका बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, 2s2 एंड 2p2 आपका, तो ये ओवरलैप करते हैं आपका और ये बनाते हैं जो ऑर्बिटल्स बनाते हैं sp2 बनाते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है हर एक जो कार्बन है, ये जितने ये कार्बन जितने जो कार्बन आपके हैं, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो इसमें रहती है वो sp2 रहती है। इट मीन्स ऑल कार्बन लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में क्या करते हैं लाई होते हैं, पहली चीज़ यहाँ से। दूसरी, अब जितने जो कार्बन होते हैं एक दूसरे से जो आपके बॉन्ड बनाते हैं, ये सपोज मान लो ये कार्बन कंसीडर करो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड ये 3 बॉन्ड, तो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहती है। तो ये तो बनाते हैं आपके sp2 दूसरे कार्बन के साथ जो कंबाइन करेंगे हेड ऑन ओवरलैप होगा वो sp2 के कारण होगा आपका। अब जो हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो sp2, हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है तो s ऑर्बिटल में रहता है, और आपका कार्बन के इसमें sp2 है तो sp2 या sp2 के ओवरलैप से आपकी बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। और कार्बन के बीच में जितना बनता है तो sp2। अब आपकी जो टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स रहते हैं कितने रहते हैं, 4 रहते हैं, 1 2 3 4, तो 3 तो आपके यूज़ हो गए बॉन्ड बनाने में, एक p ऑर्बिटल सच रह जाती है। और ये यहीं एक ऑर्बिटल है हर एक कार्बन के साथ जो मैंने यहाँ दिखाया, हर एक कार्बन के साथ एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या रहता है प्रेजेंट रहता है।
यही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके मूव हो रहे होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइब्रिडाइजेशन है, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में क्या है sp2 आपका है, जितने कार्बन है सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन s रहता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो आपका बॉन्ड बनेगा दैट इज ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ sp2 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में रहेगा वो sp2 के कारण आपका होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब कार्बन के पास एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल एक्स्ट्रा रहती है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये सारे जितने 10 कार्बन है सबके ऊपर प्रेजेंट है ये। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर ऑर्बिटल बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं रिवॉल्व करते रहते हैं, ये सब के चारों एक कहीं एक पोजीशन फिक्स नहीं रहती, सारे के सारे क्या ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, आप दो फ्यूज्ड आपके रिंग है, हेक्सागन है दो फ्यूज्ड, तो एक बार इलेक्ट्रॉन्स कभी ऊपर भी रहते हैं, जैसे ये है आपका एक ही प्लेन में, सारे के सारे कार्बन एक ही प्लेन में, एक बार इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल्स ऊपर भी रहता है और p ऑर्बिटल्स क्या रहता है नीचे भी रहता है। तो कभी आधा टाइम इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ रहते हैं, आधा टाइम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते रहते हैं। तो आपके सेक्सटेट जो बोला जाता है, जैसे बेंजीन के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेक्सटेट मतलब 6 के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो ऐसे एक साथ इकट्ठे सेट में वो क्या करते हैं 6 के सेट में से मूव करते रहते हैं। तो सेम चीज़ इसमें भी रहता है, आपके जो कार्बन है, कार्बन की जो बेसिक स्केलेटन है उसके अबव द प्लेन बिलो द प्लेन आपकी हाफ ऑफ करके ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउड मूव करती रहती है, प्रेजेंट रहती है। वो क्लाउड इसी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एम्प्टी p ऑर्बिटल, जो p ऑर्बिटल आप एम्प्टी p ऑर्बिटल जो आपका बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उस p ऑर्बिटल के कारण ऐसा क्या होता है आपके अबव एंड बिलो द जो आपकी स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन है, उसके अबव एंड बिलो क्या रहता है आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते रहते हैं। यही इसकी आपकी ऑर्बिटल पिक्चर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। सारे के सारे याद रखिएगा, हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर के जो पहला सेक्शन है उसमें पूछ देता है कि नेप्थलीन में जो कार्बन कार्बन के बीच में है आपका ऑर्बिटल जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp2 होती है। कितने बॉन्ड जो बनाते हैं वो क्या sp2 की ओवरलैप से बनाते हैं। तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको आ जाती है, ये दे देगा ड्रॉ करने के, ड्रॉ द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द नेप्थलीन मॉलिक्यूल, तो आपको क्या करना है ये ड्रॉ कर देना, ये 2 नंबर का मार्क्स में ये पूछ देता है, तो सिंपल ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है। तो ये है ऑर्बिटल मॉडल ऑफ द नेप्थलीन। अब देखेंगे नेप्थलीन की सिंथेसिस या प्रिपरेशन, कैसे नेप्थलीन को हम सिंथेसाइज करते हैं या कहाँ से हमें ऑब्टेन मिलते हैं। बेसिकली 5 प्रोसेस होते हैं, जिसमें ये 2 यहाँ है, उसके बाद देन आपको दिखाएंगे 3 और प्रोसेस। एक मेथड तो हमने देख लिया जो आपका स्ट्रक्चर आपका एलुसिडेशन कर रहे थे, मतलब स्ट्रक्चर की जब हम डिटर्मिनेशन कर रहे थे तो उसमें जो हैवर्थ मेथड आपका, उसी मेथड को उस मेथड से आज भी हम नेप्थलीन को बनाते हैं, आज भी बनाया जाता है उस मेथड से, बहुत वेल नोन मेथड है। तो पहला हम देखेंगे फ्रॉम कोल तार, ये 2 पहला जो मेथड है ये है आपका जो हमें नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स है वो उससे हम क्या करते हैं निकालते हैं। कोल तार है ये भी आपका एक नेचुरल आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है उसका एक कंपोनेंट होता है, उसमें करीब 10% नेप्थलीन होता है कोल तार में 10%। तो ये कोल तार में सिंगल केमिकल जो आपका कंपाउंड जो मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में मिलता है वो है नेप्थलीन, 10% नेप्थलीन मिलता है। हम क्या करते हैं उसको, जो कोल तार की मिडिल ऑयल फ्रैक्शन आती है उसको लेते हैं, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, और टेम्परेचर हम करते हैं चिलिंग, मतलब 170 to 230 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ये भी इसके लिए क्या होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो उसको हम थोड़ा सा उसका टेम्परेचर चिल करते हैं 170 to 230। तो इससे क्या होता है ये क्रिस्टल्स बना लेते हैं। तो क्रिस्टल्स आपका लिक्विड रहेगा, साथ में नीचे क्रिस्टल्स बैठे रहेंगे, उन क्रिस्टल्स को हम सेपरेट करते हैं बाय सेंट्रीफ्यूजेशंस, और हमें प्योर जो क्रूड जो क्रिस्टल्स होता है ले आपका सॉलिड ग्रुप में वो हमें मिल जाता है। फिर उसको हम क्या करते हैं हीट करते हैं, इस चीज़ को हम हीटिंग करते हैं, इसको जो क्रूड क्रिस्टल्स मिला उसको हीट करेंगे, उसको कन्वर्ट करते हैं हम लिक्विड क्रिस्टल्स में। लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट करने का मेन रीज़न क्या है, उसके बाद हम उसको ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, जिससे कि अगर कोई भी बेसिक इम्प्योरिटीज़ इस लिक्विड में आपका प्रेजेंट है इस क्रिस्टल में एज ए इम्प्योरिटीज़ के रूप में, तो उसको क्या करेगा, ये आपका एसिड है वो बेस है, सॉल्ट बना के आपके सॉल्यूशन में रहेगा, उसका रिमूवल आपका क्या होता है आसान हो जाता है। तो इसको हम ट्रीट करते हैं H2SO4। देन जो अब बहुत ज़्यादा अमाउंट तो हमें नहीं मालूम है कि कितने अमाउंट ऑफ H2 उसमें बेसिक कोई आपके इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है कि उसके अनुसार हम क्या करेंगे, आपका एसिड डाल दें, H2SO4 डालें, तो हम क्या करें उसमें डालते जाते हैं जब तक कि क्या होता है उसमें से उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम आपके नहीं होती जाती है। तो एक्सेस H2SO4 भी उसमें प्रेजेंट रहता है, फिनॉल भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको हम रिमूव करते हैं NaOH के साथ ट्रीट करके। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, उस H2 आपको जो हम ये आपका जो पूरा बल्क मिला जिसमें आपका इम्प्योरिटीज़ भी है, सॉल्यूशन फॉर्म में H2SO4 भी है, आपका
नेफ्थलीन भी है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं एक्वस NaOH सोल्यूशन के साथ। तो इससे क्या होता है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रेजेंट है, फिनॉल, ये दोनों चीज़ क्या होती है, इसको ये सॉल्ट फॉर्म बना के वहाँ से रिमूव कर देती है। एंड देन जो लास्ट में हम बचता है आपका क्रूड जो लिक्विड के साथ है, उसको हम डिस्टिल्ड करते हैं, उस सोल्यूशन को डिस्टिल करते हैं टू ऑब्टेन द प्योर प्रोडक्ट। तो ऑब्टेन ये जो आपका नेफ्थलीन बनता है, इस तरह लास्ट में उसमें डिस्टिलेशन करते हैं, आपका प्रोडक्ट बन जाती है। तो ये मेथड है जो हम कोल तार से निकालते हैं। ठीक, दूसरा मेथड है फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में भी क्या करते हैं एक्चुअल में, इसमें हम मिडिल जो ऑयल होता है फ्रैक्शन, ये भी आपका होता है, पेट्रोल का जो मिडिल ऑयल पोर्शन होती है उस पोर्शन को हम लेते हैं और उसको हम कैटालिटिक क्रैकिंग एंड कैटालिटिक रिफॉर्मिंग करते हैं। दो प्रोसेस, क्रैक करना मतलब तोड़ना, रिफॉर्म दोबारा बनाना, कैटालिटिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो जब किसी बड़े मॉलिक्यूल को हम छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, हीटिंग के साथ, कैटलिस्ट के साथ, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिटिक, आपका कैटालिटिक क्रैकिंग बोलते हैं, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, रिफॉर्म दोबारा बनाना। तो जब छोटी छोटी चीज़ को जोड़ के हम फिर से दोबारा पहले वाले जिससे वो छोटे टुकड़े टूटे हैं उनको फिर से जब बनाते हैं विद द हेल्प कैटलिस्ट, तो उसको बोलते हैं कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। तो ये जो मिडिल पोर्शन होता है पेट्रोलियम को, उसको हम लेते हैं, ट्रीट करते हैं, हम उसको हीट करते हैं, आपका कैटलिस्ट रखते हैं, टूटता है, फिर कैटलिस्ट के साथ उसको ज्वाइन करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। तो ऐसा करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, एक नेफ्थलीन मिलती है और दूसरी मिथाइल नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन हमें मिल गया आपका। देन उसके बाद उस नेफ्थलीन को हम क्या, जो मिथाइल नेफ्थलीन है उसका हम क्या करते हैं, डी एल्काइलेशन करते हैं। कैसे, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में उसको हम 600 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो इससे क्या होता है, मिथाइल यहाँ से निकल जाता है और ये 2 मिथाइल नेफ्थलीन आपका नेफ्थलीन, ये प्योर फॉर्म होती है नेफ्थलीन की, ये प्योर फॉर्म होता है नेफ्थलीन का जो हमें यहाँ मिलता है। तो ये आपके दूसरा मेथड है फ्रॉम पेट्रोलियम। इन दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे तो पेट्रोलियम के केस में जो हमें नेफ्थलीन और ये जो नेफ्थलीन दोनों मिल रहा है, इसकी प्योरिटी एज़ कम्पेयर टू कोल तार वाले के साथ से हमें ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमें स्टेप्स नहीं, इसमें देखिएगा बहुत ज़्यादा स्टेप्स है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स हम यूज़ करना पड़ता है। मिडिल और फ्रैक्शन लीजिए, क्रिस्टलाइजेशन कीजिए, कूल कीजिए, टेम्परेचर क्रिस्टल बनेंगे, सेंट्रीफ्यूजेशन कीजिए, फिर उसको मेल्ट कीजिए, फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कीजिए, फिर NaOH के साथ ट्रीट कीजिए। तो इतने केमिकल्स को हम जोड़ते जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा केमिकल्स से हम उसको रिएक्ट करेंगे, आपका एडिशन करते जाएंगे, उतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ बढ़ने की चांसेज रहती है। तो इसलिए इसमें कुछ नहीं लिए और आपने मेटल के साथ, मेटल के प्रेजेंस में क्या कि उसको क्रैक कर दिया, तोड़ दिया। मेटल इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम मिलती है, प्योर कंपाउंड हमें मिलती है। तो ये पेट्रोलियम, फ्रॉम पेट्रोलियम से जो हमें ऑब्टेन रहता है, इसकी प्योरिटी एज कम्पेयर टू कोल तार ज़्यादा होती है। ये 3 और मेथड है नेफ्थलीन को प्रिपेयर करने की। ये आपका सिंथेटिक मेथड है। इसके पहले हम देखा जो नेचुरल से हमें ऑब्टेन किए थे उसको, वो भी सेमी सिंथेटिक उसको बोल सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके क्या है, सिंथेटिक है। पहला आपका फिटिक रिएक्शन, इसका जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है 4-फिनाइल ब्यूट 3 इन ओइक एसिड है, 1 2 3 4, 4 पर फिनाइल ग्रुप है, 1 2 3 आपका जो इसको देखेंगे तो 1 2 3 4, 3 पर क्या है, इन है, COH है तो ओइक एसिड। तो 4 फिनाइल 3 ब्यूटेनोइक एसिड को हो या ब्यूट 3 इन ओइक एसिड को, इसका जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये डिहाइड्रेशन होती है। यहाँ से क्या होता है, एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। यहाँ का जो हाइड्रोजन आपका रहता है, इस बेंजीन रिंग का जो एक हाइड्रोजन है और आपकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है, ये दोनों कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके यहाँ से निकलेंगे और ये चीज़ क्या होती है, यहाँ पर अटैक होती है। कार्बन नंबर 1 जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर ये बेंजीन रिंग क्या करता है, अटैक करता है और ये बना लेता है आपका रिंग बना लेता है। ये इस रिंग का जो ऑक्सीजन है, इसको क्या कहता है, आपका रिडक्शन की जाती है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका नेफ्थॉल में। ये आपका नेफ्थॉल, अल्फा नेफ्थॉल है, ये नेफ्थॉल है, इसमें ये चेंज हो जाता है। इस नेफ्थॉल को जब हम जिंक डस्ट के साथ, जो एक जगह काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ये काम करता है, जब जिंक डस्ट के साथ इस नेफ्थॉल को जब ट्रीट करते हैं तो OH यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। आपका रिड्यूसिंग है, आपका वहाँ से हाइड्रोजन जोड़ा है, OH सब हटा रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है नेफ्थलीन में। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फिटिक रिएक्शन। साइंटिस्ट थे फिटिक जिन्होंने इसको डेवलप किया था, तो इसीलिए इनको ऑनर करने के लिए नाम दे दिया गया आपका फिटिक। तो फिटिक रिएक्शन में 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन आपका 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन ओइक एसिड,
इसको जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे डिहाइड्रेशन होगा, साइक्लिक कंपाउंड, पहले से एक ही बेंजीन रिंग है, दो आपके रिंग हो जाएंगे, एक एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक, ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, उसका आपका रिडक्शन होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, नेफ्थॉल में कन्वर्ट होता है, इसकी आपकी क्या आती है अगेन से रिडक्शन होती है, ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव हो जाता है और ये कंप्लीट नेप्थलीन में चला जाता है। तो ये आपका तीसरा मेथड है। चौथा में हम लेते हैं फ्रॉम 4 फिनाइल ब्यूट टू ईन। यहाँ सब देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 पर फिनाइल है, 4 है तो ब्यूट है, 1 पर क्या डबल बॉन्ड है। इसको जब हम 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन को जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रेड हॉट करेंगे, बहुत आपका हीट करेंगे जब तक ये पूरा आपका गर्म ना हो जाए, रेड हॉट नहीं हो जाए, रेड आपका लाल ना हो जाए, उस समय तक हॉट करेंगे। तो इससे क्या होता है, ये यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ये अटैक करता है और ये पूरा रिंग बना लेता है, यहाँ से हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाते हैं एक एक। आपके क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो जाती है तो, और ये बना लेता है आपका कंप्लीट नेप्थलीन रिंग बना देता है। ये एक ही स्टेप में आपका ये रिएक्शन हो जाती है और ये स्टेप आपका ये रिएक्शन ज़्यादा प्रेफर की जाती है क्योंकि देखो जिस रिएक्शंस में हम जितना ज़्यादा स्टेप्स को इन्वॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ बढ़ने के चांस रहेगी। जैसे इसी में पहले वाले में क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर है तो कुछ भी अमाउंट बच गया तो आगे इम्प्योरिटीज़ के रूप में आपके चलते जाएगा। इसमें क्या एक ही स्टेप है, एक स्टेप में क्या आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है तो इम्प्योरिटीज़ बाई प्रोडक्ट उतने ही कम मिलेंगे, उतने ही इम्प्योरिटीज़ आपको कम होंगे जो फाइनल आपका कंपाउंड होगा। तो इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर की जाती है। उसके बाद लास्ट आपका हैवर्थ है। ये जब मैं आपको स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ नेप्थलीन पढ़ा रहा था तो उसी केस में आपको ये पूरी चीज़, क्योंकि हैवर्थ ने आपको नेप्थलीन को सिंथेसाइज किया था और सिंथेसाइज करने के बाद कंफर्म किया था कि हाँ नेप्थलीन का जो स्ट्रक्चर एलिमेंट ने प्रपोज किया था 1866 में वो स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है। ये चीज़ के लिए उन्होंने इसको सिंथेसाइज किया। तो ये रिएक्शन आप वहाँ से देख लीजिएगा, जो लास्ट इसके पहले वाला वीडियो हो उस वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। तो ये 5 मेथड होते हैं जिस मेथड से नेप्थलीन को बनाया जाता है, सिंथेसाइज की जाती है।